जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी के बारे में। तो प्यारे बच्चों, अगर आप सभी को 3 मार्च को अगर आपको 3 मार्च को बायोलॉजी का बोर्ड एग्जाम देना है तो आज का वीडियो आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाला है। यूट्यूब पर आपको इस तरीके से विद नोट्स आपको कोई नहीं बताएगा। मैं आपको विद नोट्स आपको पूरी बुक जो है, आपकी बायोलॉजी की पूरी किताब इतनी बड़ी है, उस पूरी किताब के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम लोगों ने नोट डाउन किए हैं इस पूरे A4 साइज पेपर पर, और इन सभी का एक PDF बनाया गया है। तो अगर आपको PDF चाहिए तो कमेंट कर देना, PDF का भी तरीका बता दिया जाएगा कैसे आपको PDF मिलेगा। और इस पूरी बायोलॉजी की बुक के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे, नियम रहेंगे, अंतर रहेंगे या फिर परिभाषाएं, आज के इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो आज का मैराथन वीडियो आपके लिए होने वाला है, तो इस पूरे वीडियो को ध्यान से देख लेना। मैं कहता हूं आप बायोलॉजी में इस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी अच्छा स्कोर करने वाले हैं। तो बच्चों, अगर आप बोर्ड एग्जाम में देना चाहते हैं और अच्छे में मार्क्स चाहते हैं और आप सच में बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि हाँ चलो मैं पास तो हो ही जाऊँगा, पढ़ें या ना पढ़ें, तो उन बच्चों के लिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो चाहते हैं कि सर मैं पास हो जाऊँ और एक अच्छा स्कोर आ जाए ताकि हमारा साल और टाइम बर्बाद ना हो। तो उन बच्चों के लिए वीडियो है, जो बच्चे चाहते हैं मैं पास हूँ या फेल हूँ, कुछ नहीं होने वाला, उनके लिए नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो सीरियस कभी होते ही नहीं है। और ऐसे टॉपिक, ऐसे क्वेश्चन बताए जाएंगे जो आपके हर साल पेपर में आने वाले हैं या फिर पेपर में आते रहे। इससे बाहर पेपर में नहीं आएगा, ये चीज़ याद रख लेना। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको पेपर में यहाँ से फंसने वाले हैं, तो आपको ध्यान से समझ लेना। अब एक बार सभी टॉपिक को पढ़कर जाना, जैसे आप हर एक वीडियो देखते हैं इसे भी देख लेना पूरा, ताकि आपको एक बार टॉपिक पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, बोर्ड एग्जाम में लिख कर आएंगे। अंतिम समय बचा हुआ है। अब आपको ऐसा नहीं करना है कि ये पढ़ना है वो पढ़ना है। आपको जो बताया जा रहा है वो डेडिकेशन के साथ बताया जा रहा है, जो इंपॉर्टेंट है वही बताया जा रहा है। तो आपको वो सारे टॉपिक पढ़ाए जाएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, जब आप 3 मार्च को बायोलॉजी का बोर्ड एग्जाम दे रहे होंगे। और बच्चे याद रख लेना, आपका बायोलॉजी का जो पेपर है वो मॉर्निंग में है। मॉर्निंग में किस में है? मॉर्निंग मीटिंग में है। आपको पता है, सारी चीज़ें नहीं पता है। आपका पेपर मॉर्निंग टाइम में है, याद रख लेना। देने जाना तो ये पेपर आपको मॉर्निंग टाइम में देने जाना है। हर एक पेपर की तरह आप इवनिंग में नहीं जाएंगे, मॉर्निंग में है, चीज़ याद रख लेना। तो आइए हम सभी क्वेश्चंस को बच्चों 1 बाय 1 करके समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं। और जैसे मैंने लिख कर रखा है इस तरीके से भी अगर आप बोर्ड के पेपर में लिख कर आते हैं तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है, इसे ध्यान से समझो। क्वेश्चन कह रहा है कि लघु बीजाणु जनन पर टिप्पणी कीजिए। ऐसा ही क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर में भी आपसे पूछा जाएगा कि लघु बीजाणु जनन पर टिप्पणी कीजिए। तो लघु बीजाणु जनन होता है क्या, समझो। लघु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहलाती है। लघु बीजाणुओं के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसे ही हम लघु बीजाणु जनन कहते हैं। समझ गए इस चीज को? एक छोटी सी डिफिनेशन है कि लघु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं, ठीक है। लघु बीजाणु मात्र कोश का 2n यानी कि डिप्लॉयड और अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणुओं का निर्माण करती है। लघु बीजाणु मात्र कोश का जो होती है वो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणुओं का निर्माण करती है। लघु बीजाणु का है, यानी कि हम कह सकते हैं इनको पोलन ग्रेन, यानी कि पराग कण को ही हम लघु बीजाणु कहते हैं। समझ गए इस क्वेश्चन को? ठीक है। अगला क्वेश्चन है भ्रूण पोष पर टिप्पणी कीजिए। ये भ्रूण पोष क्या होता है? एक भ्रूण कोष होता है, एक भ्रूण पोष होता है। जो आपका भ्रूण कोष होता है वो अगुणित संरचना होती है, यानी सिंगल एन स्ट्रक्चर होता है। वहीं पर जो भ्रूण पोष होता है वो त्रिगुणित संरचना होती है, 3n स्ट्रक्चर होता है, याद रख लेना। देखो, द्विध्रुवीय केंद्रक और दूसरा नरयुग्मक या मिलकर या समेकन करके प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाता है। ये त्रिगुणित होता है और और आवृत बीजी जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं उनकी ये विशेषता है। देखो, भ्रूणपोष होता क्या है? जब आप परागकण पढ़ रहे थे, परागकण के बारे में आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर पता चलता है जो नरयुग्मक होता है वहाँ पर जो जनन कोशिका होती है वो विभाजित होकर 2 नरयुग्मक बनाती है। उसमें पहला वाला जो नरयुग्मक होता है वो अंड कोशिका के साथ समेकन करता है, वो भ्रूण कोश का निर्माण करता है जो कि एक सिंगल एन स्ट्रक्चर होता है। वहीं पर दूसरा वाला नरयुग्मक बचता है वो द्विध्रुवीय केंद्रक से समेकन करता है और एक त्रिगुणित संरचना बनाता है और उसे भ्रूण कोश कहते हैं। इसको और भी अच्छे से अभी हम समझेंगे जब डबल फर्टिलाइजेशन यानी कि दोहरा निषेचन पढ़ेंगे, ठीक है। परागण पर टिप्पणी कीजिए। देखो, परागकण नहीं लिखा है, यहाँ पर लिखा है परागण। ये एक प्रकार की प्रक्रिया होती है। देखो, जब किसी पुष्प के परागकण
कोई भी पुष्प है, उस पुष्प के परागकण जो हैं पराग कोश से निकलकर, वो पुष्प के परागकण जो हैं वो पराग कोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तब इसे परागण कहते हैं। यानी कि जब किसी पुष्प के परागकण जो हैं वो पराग कोश से निकलेंगे और उस पराग कोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, इस प्रक्रिया को हम परागण कहते हैं, पोलिनेशन कहते हैं। समझ गए? ठीक है, अगला देखो, दोहरे निषेचन पर टिप्पणी कीजिए। यहाँ पर आपको और भी अच्छे से जो आपका भ्रूणपोष बता रहे थे वो समझ में आ जाएगा। दोहरे निषेचन की खोज नवास्टिन ने सन 1898 ईस्वी में लिलियम और फेटलेरिया में की थी। अब देखो बच्चों, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनेगा समझो। क्वेश्चन बनेगा कि दोहरे निषेचन की खोज किसने और कब की थी। पहला क्वेश्चन, तो दोहरे निषेचन की खोज नवास्टिन ने सन 1898 ईस्वी में, सन 1898 में की थी। ठीक है, एक क्वेश्चन हो गया। या फिर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि दोहरा निषेचन की खोज किस पर की गई, तो याद रख लेना लिलियम और फेटलेरिया पर की गई थी। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए कि दोहरा निषेचन पाया जा सकता है आवृत बीजी में, अनावृत बीजी में, साइकस में, पाइनस में, ऐसा आपसे ऑप्शन दिखाई दे तो वहां पर आपको याद रख लेना है, क्या लगाना है, आवृत बीजी। दोहरा निषेचन ओनली ऑन आवृत बीजियों में पाया जाता है, एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं उनमें पाया जाता है। समझ गए? इस चीज को याद रखेंगे, यानी कि दोहरा निषेचन सिर्फ और सिर्फ आवृत बीजी पौधों में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है पाया जाता है। ठीक है, इन पौधों में दो नरयुग्मक बनते हैं, इन पौधों में जो बनते हैं दो नरयुग्मक बनते हैं। ठीक है, जो भ्रूण कोश में उपस्थित अंड कोशिका और द्विध्रुवीय केंद्रक, अंड कोशिका और द्विध्रुवीय केंद्रक से समेकन करते हैं। जो क्या करते हैं, अंड कोशिका और द्विध्रुवीय केंद्रक से समेकन करते हैं। समझो ध्यान से, जब ये इसमें पहला नरयुग्मक, इसमें जो पहला वाला नरयुग्मक है वो अंड कोशिका से समेकन करता है और युग्मनज बनाता है, जायगोट बनाता है। इसी को सत्य निषेचन कहते हैं, ट्रू फर्टिलाइजेशन कहते हैं। सत्य निषेचन किसे कहते हैं, तो जब पहला नरयुग्मक अंड कोशिका से समेकन करता है जिससे जायगोट बनता है यानी कि युग्मनज बनता है, उसे हम लोग ट्रू फर्टिलाइजेशन या सत्य निषेचन कहते हैं। अब बचा हुआ दूसरा नरयुग्मक, क्योंकि दो नरयुग्मक बनते हैं, तो बचा हुआ जो दूसरा नरयुग्मक होता है वो क्या करता है, दूसरा नरयुग्मक द्विध्रुवीय केंद्रक से समेकन करता है। दूसरा वाला नरयुग्मक जो होता है वो द्विध्रुवीय केंद्रक से समेकन करता है और भ्रूणपोष का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, भ्रूणपोष का निर्माण करता है। और इस प्रक्रिया को त्रिय समेकन कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, त्रिय समेकन कहते हैं। समझ गए क्या होता है? ठीक है, अगला क्वेश्चन है रजोस्त्राव किसे कहते हैं, या इसे हम रजोदर्शन भी कहते हैं, जो कि यहाँ पर बताया गया, रजोदर्शन या फिर रजोस्त्राव कहते हैं। ठीक है, किसी मादा के जीवन काल में प्रथम बार ऋतुस्राव होने को रजोदर्शन कहते हैं। कोई भी फीमेल है, उस फीमेल के अंदर प्रथम बार होने वाला ऋतुस्राव जो होता है उसे ही हम रजोदर्शन कहते हैं। ठीक है, या रजोस्त्राव कहते हैं। ठीक है, ये 12 से 13 वर्ष की आयु में शुरू होता है, या फिर 12 से आप 15 भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो आप 12 से 13 ना करके 12 से 15 रखेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। ठीक है, अब ये रहा रजोदर्शन पर। एक आता है रजोनिवृत्ति। तो किसी भी मादा के जीवन काल में आर्तव चक्र के स्थायी रूप से बंद होने को ही रजोनिवृत्ति कहते हैं। किसी मादा के जीवन काल में आर्तव चक्र के स्थायी रूप से बंद होने को रजोनिवृत्ति कहते हैं। शुरू होने को रजोस्त्राव कहते हैं, एंडिंग होने को रजोनिवृत्ति कहते हैं। इसकी आयु जो होती है 45 to 50 होती है, यानी कि 45 से 50 वर्ष की आयु में रुक जाता है। बट अब हम यहाँ पर भी एक्सेप्शन अपवाद हो गया है। आजकल देख रहे हैं हम लोग 16 ईयर की ओल्ड जो फीमेल होती है वो भी बेबी कंसीव कर रही हैं। तो ये जो हमें बोर्ड के पेपर तक याद रख लेना, क्वेश्चन में लिख कर आना है। ठीक है, अगला देखो, अगला है मोरूला। मोरूला अवस्था क्या होती है, ये भ्रूण जिस समय एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा होता है मादा के गर्भ में, उस टाइम के स्टेज होते हैं, उसमें एक से होती है मोरूला। मोरूला जायगोट यानी कि युग्मनज के बाद बनी 16 कोष की एक अवस्था होती है, ठोस अवस्था होती है। ठीक है, जो अंड वाहिनी में स्थित होती है। याद रख लेना, अगर क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में ऑब्जेक्टिव आपसे पूछ लिया जाए कि मोरूला स्टेज कहाँ पर उपस्थित होती है, तो याद रख लेना कहाँ पर स्थित होती है, अंड वाहिनी में उपस्थित होती है। याद रख लेना। मोरूला ठोस गेंद के समान संरचना है। मोरूला जो है एक ठोस गेंद के समान संरचना है
जो 16 कोष की अवस्था जायगोट के विदलन के फलस्वरूप इसका निर्माण होता है। इसका निर्माण जायगोट में जब विदलन हो रहा होता है, उस जायगोट में विदलन के बाद जैसे जैसे फर्टिलाइजेशन हुआ, उससे फर्टिलाइजेशन से मेल एंड स्पर्म और ओवम फ्यूज होते हैं, तो क्या बनता है? जायगोट बनता है। जायगोट के जस्ट बाद की स्टेज होती है, जायगोट में विदलन के फलस्वरूप इसका निर्माण होता है, किसका? मुरुला का। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, अगला आपका क्वेश्चन है अपरा पर टिप्पणी कीजिए। अपरा को इंग्लिश में कहते हैं प्लेसेंटा। तो अब आपको अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप अपरा नहीं याद रखेंगे, आप वर्ड याद रखेंगे प्लेसेंटा। क्या वर्ड याद रखेंगे? प्लेसेंटा। ठीक है, देखो अपरा क्या होता है। अपरा का विकास कोरियोन तथा गर्भ झिल्लियों के द्वारा होता है। कोरियोन और गर्भ झिल्लियों के द्वारा होता है, गर्भाशय भित्ति। देखो हाँ सॉरी कोरियोन जो होती है गर्भ झिल्ली ही है। कोरियोन जो है गर्भ झिल्ली है और गर्भाशय भित्ति इन दोनों के द्वारा होता है। ये अत्यधिक संवहनी अंग है। इसके निम्नलिखित कार्य होते हैं। कार्य इसके इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर एक इसकी डिफिनेशन चाहे आए या ना आए, बट इसके कार्य जो है बोर्ड के पेपर में ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, अपरा मादा के रुधिर से पोषण पदार्थों को गर्भ तक पहुंचाता है। अपरा जो होता है, इस अपरा के द्वारा माता के रुधिर से पोषक पदार्थ, पोषक तत्व जो होते हैं उनको जो बेबी है गर्भ जो होता है उस तक पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, फिर दूसरा जो अपरा होता है, इस अपरा के द्वारा O2 को भ्रूण तक पहुंचाना और CO2 को बाहर निकालना। जो आपका भ्रूण होता है उस भ्रूण तक O2 पहुंचाना, ऑक्सीजन पहुंचाना और CO2 को बाहर निकालने का कार्य भी अपरा के द्वारा ही संपन्न होता है। ठीक है, दूसरा उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप बने नाइट्रोजनस अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में भी सहायक होता है। यानी कि बच्चों उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप बने नाइट्रोजनस पदार्थ होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, इनको बाहर निकालने में भी ये सहायक होता है। तो इनको जो उपापचय के फलस्वरूप जो बेकार वेस्टेज बनते हैं उनको भी अपरा के द्वारा ही भ्रूण से बाहर निकाला जाता है। समझ गए? ठीक है, जनसंख्या विस्फोट क्या है? जनसंख्या विस्फोट क्या है बताओ। यानी कि जनसंख्या विस्फोट होता क्या? तो देखो, जनसंख्या के तीव्र गति से बढ़ने को ही जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। इसके कारण क्या है, निवारण क्या है, आप लोग तैयार कर लेना, पूरा एक ऐसे तैयार कर लेना इस पर कि जनसंख्या विस्फोट के कारण और निवारण है। हर एक बच्चा इस पर मैं कहता हूँ 1 से 2 पेज लिख लेगा, लगभग आप 180 वर्ड लिख लेंगे। आई होप, मैं आशा करता हूँ। अगर आपसे तैयार नहीं हो पाता तो प्लीज़ बच्चों वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। मैं इस क्वेश्चन को बेसिकली आप लोगों के लिए तैयार कर दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। आप लोग बताना तो मैं आप लोगों के हर एक कर सकता हूँ। ठीक है, अगला टॉपिक आता है बच्चों वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी इसको हिंदी में कहते हैं पुरुष नसबंदी। पुरुष नसबंदी आपसे पूछा जा सकता है या फिर बोर्ड एग्जाम में वैसेक्टोमी नाम से जा सकता है। तो अगर आप पूछेंगे सर मैं क्या याद करूं अगर हमें कुछ नहीं याद है, तो मैं कहूँगा आप वैसेक्टोमी नाम से याद करें, क्योंकि आजकल हमने जो पेपर देख रहे हैं तो वहाँ पर इंग्लिश का वर्ड हिंदी में लिखकर वो दे रहे हैं और कह रहे हैं हिंदी का पेपर है। समझ गए इस चीज़ को? तो अगर आप इंग्लिश याद रखेंगे, क्योंकि इंग्लिश वर्जन और हिंदी वर्जन एक में आता है, तो अगर आपको हिंदी वहाँ पर पूछा जा रहा है तो इंग्लिश से आप मैच कर लेंगे। बट अगर आप हिंदी याद है और हिंदी में नहीं आया, वो इंग्लिश का हिंदी आ गया, फिर आप छोड़ के आ जाएंगे। तो मैं कहता हूँ आप वैसेक्टोमी याद रखेंगे। ठीक है, ये वैसेक्टोमी होता क्या है इसके बारे में समझो। इस नर में शुक्र वाहिनियों को काटकर बांध दिया जाता है। जो फीमेल होता है उसमें उसकी जो शुक्र वाहिनी होती है उस शुक्र वाहिनी को काटकर बांध दिया जाता है, जिससे स्पर्म और अंडाणु आपस में नहीं मिल सके। जिससे होता क्या है, स्पर्म और ओवम आपस में ना मिल सके। यानी कि शुक्र वाहिनी को काटकर बांध दिया जाएगा। मैथुन के दमे, मैथुन के टाइम स्पर्म बाहर नहीं निकल पाएगा, स्पर्म बाहर नहीं निकल पाएगा, ओवम और स्पर्म फ्यूज नहीं हो पाएंगे, फ्यूज नहीं हो पाएंगे, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, बेबी कंसीव नहीं होगा। ठीक है, यानी कि अंडाणु आपस में नहीं मिल पाते, इस प्रक्रिया को वैसेक्टोमी कहते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि वैसेक्टोमी का मेन कारण क्या होता है। तो मेन मकसद होता है वैसेक्टोमी का कि स्पर्म और ओवम को मिलने ना देना, स्पर्म और ओवम को मिलने ना देना, ये वैसेक्टोमी का मुख्य कार्य होता है, मेन फंक्शन होता है। समझ गए इस चीज़ को? ठीक है बच्चों, अगला देखो। अगला बच्चों आता है, जैसे हम लोगों ने अभी वैसेक्टोमी पढ़ा, पुरुष नसबंदी, ऐसे एक टॉपिक आता है महिला नसबंदी, और इसको कहते हैं हम लोग ट्यूबेक्टोमी। पुरुष नसबंदी को हम लोग वैसेक्टोमी कह रहे हैं, वहीं पर महिला नसबंदी को हम लोग ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। और बोर्ड के पेपर में भी अब आप इसमें भी कहेंगे सर हम क्या याद रखें, तो मैं कहता हूँ आप याद रखेंगे ट्यूबेक्टोमी। समझ गए इस चीज़ को? ठीक है, स्त्रियों की फैलोपियन नलिका को काटकर बांध दिया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, जो फैलोपियन नलिका होती है
उसे काट कर बांध दिया जाता है। हम जो मेल होता है उसमें शुक्रवाहिनी को काट कर बांध दिया जाता है, स्त्रियों में फैलोपियन नलिका को काट कर बांध दिया जाता है, ठीक है, जिससे ओवम अंडवाहिनी में नहीं पहुंच पाता है, जिससे निषेचन नहीं हो पाता। इस प्रक्रिया को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। इसका भी मेन कारण यही है, स्पर्म और ओवम को ना मिलने देना। अगर मैथुन के समय स्पर्म आ रहा है, ओवम नहीं जा रहा है, तभी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। तो इसका भी मेन कारण है कि जो निषेचन है, फर्टिलाइजेशन है, उसे रोकना। समझ के इस चीज को, ठीक है। अगला बच्चों है सगर्भता का चिकित्सीय समापन। ये सारी चीजें नहीं हो पाई और बेबी कंसीव हो गया, ठीक है। उसके बाद में इस प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। देखो, सगर्भता का चिकित्सीय समापन, इसको शॉर्टकट में MTP कहते हैं। MTP क्या है? अब बच्चों कभी कभी बोर्ड के पेपर में 1 नंबर में आ जाता है कि MTP का फुल फॉर्म क्या है, कि MTP का फुल फॉर्म लिखो। तो बच्चों याद रख लेना, MTP का जो फुल फॉर्म होता है, इसका नाम है मेडिकल ट्रांसमिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। क्या फुल फॉर्म होता है? मेडिकल ट्रांसमिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। याद रख लेना, अगर पूछा जाता है तो आप बोर्ड एग्जाम में इसको लिख देंगे, ठीक है। समझो इसकी परिभाषा, ये होता क्या है। देखो, स्त्री गर्भ धारण के बाद 3 महीने से पूर्व, 3 महीने से पूर्व अगर गर्भ धारण हो गया, ट्यूबेक्टोमी वैसेक्टोमी नहीं थी, निषेचन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, अब बेबी भी कंसीव हो गया, ठीक है, गर्भ धारण हो गया। गर्भ धारण के बाद 3 महीने से पहले भ्रूण को गिरा दिया जाता है, भ्रूण को गिरा दिया जाता है। आज के समय में इसे कानूनी मान्यता मिल चुकी है। आज के टाइम जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, जनसंख्या इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, इसको देखते हुए जो गवर्नमेंट है उसने इसे कानूनी मान्यता दे चुकी है, ठीक है। बट इसके द्वारा हम किसी भी लिंग का निर्धारण नहीं कर सकते, यानी कि मेल है फीमेल है, इसका निर्धारण हम लोग अभी भी नहीं करते हैं, क्योंकि इस पर अभी भी रोक है। क्योंकि होता क्या है कि जब अगर मेल होता है तो लोग कहते हैं हम नहीं कराएंगे, फीमेल होता है तो करा देते हैं। इस प्रकार की जो धारणा लोगों के अंदर है, इसीलिए यहाँ पर लिंग का निर्धारण नहीं किया जाता, ठीक है। बार बार अबॉर्शन यानी कि गर्भपात कराने से स्त्री का जो स्वास्थ्य होता है वो बहुत ही कमज़ोर हो जाता है। अगर कोई कराता है तो उसे याद रख लेना चाहिए, नोट पॉइंट है कि गर्भपात किसी योग्य चिकित्सक के द्वारा ही कराना चाहिए। अगर वो करा रहा है किसी कारणवश किसी भी कंडीशन में, तो उसे कराना चाहिए किसी भी योग्य चिकित्सक के द्वारा, जिसे इसके बारे में अच्छे से नॉलेज हो, जो इसके बारे में अच्छे से जानता हो। नहीं तो आपका स्वास्थ्य जो है उस पर बहुत अधिक और बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। समझ गए इस चीज को, ठीक है बच्चों। अगला देखो, अगला आपका आता है IVF, अंतःपात्र निषेचन। अब कुछ लोग फर्टिलाइजेशन ना होने के लिए ट्यूबेक्टोमी करा रहे हैं, वैसेक्टोमी करा रहे हैं, हो जा रहा है तो MTP करा रहे हैं, मेडिकल ट्रांसमिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि गर्भपात करा रहे हैं। अब कुछ लोग इस चीज़ से परेशान हैं जिनके अंदर ये सारी प्रोसेस हो ही नहीं पा रहे हैं, सारी चीज़ें हैं, सब ठीक है, बट उनके अंदर गर्भधारण नहीं हो पा रहा है। अब क्या करें, उनको भी तो प्रॉब्लम है भाई। तो उनके लिए बच्चों होता है IVF, यानी कि अंतःपात्र निषेचन। ये जो प्रोसेस है उन स्त्रियों में प्रयोग होता है जिनमें गर्भधारण नहीं होता है। तो अंतःपात्र निषेचन IVF का प्रारंभ होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। यह तकनीक उन स्त्रियों के लिए सहायक है, ये जो तकनीक है उन स्त्रियों के लिए सहायक है। किन स्त्रियों के लिए? जिनमें गर्भधारण नहीं होता है। इसमें अंडाणु को बाहर निकालकर, इस जो अंडाणु होता है, ओवम होता है, उसे बाहर निकाल लिया जाता है। पति के स्पर्म को प्रयोगशाला में निषेचित किया जाता है। में जो फीमेल बॉडी बेबी होता है, फीमेल बॉडी होता है, उससे ओवम को निकाला जाता है, मेल बॉडी से स्पर्म को निकाला जाता है। उनको फर्टिलाइजेशन उनका जो है एक नेचुरली नहीं कराया जाता है, बट उनको प्रयोगशाला में कराया जाता है, हम लोगों के द्वारा आर्टिफिशियल तरीके से उसका फर्टिलाइजेशन कराया दिया जाता है। अब फर्टिलाइजेशन होगा, निषेचन होगा, विदलन होगा, मोरूला बनेगा, ब्रास्टूला बनेगा, ऐसे पूरा भ्रूण का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो क्या होता है, निषेचित अंडे को, जो भी अंडा निषेचित हुआ, उस निषेचित अंडे को 32 कोष की अवस्था में, जब वो निषेचित अंडा 32 कोष की सेल्स स्टेज में आ जाता है, 32 कोष की अवस्था में आ जाता है, तब इसे मादा के गर्भाशय में रोपित कर दिया जाता है। तब इसे क्या किया जाता है, माता के गर्भाशय में रोपित कर दिया जाता है। और गर्भविधि पूर्ण होने पर, जो गर्भविधि जब पूर्ण होगी, तो ऐसा नहीं हमने कल्चरल माध्यम में कराया तो बेबी में कोई प्रॉब्लम होगी, नहीं होगी। तो गर्भविधि जैसे पूर्ण होती है, माता जो है सामान्य शिशु को जन्म देती है। जिस प्रकार से बेबी कंसीव होता है वैसे होता है, सेम प्रकार के, यानी कि एक नॉर्मल बेबी का जन्म होता है, सामान्य शिशु को जन्म देती है। इस विधि को
अंतापात्र निषेचन कहते हैं, आईवीएफ कहते हैं। और इस तकनीक को, ये जो विधि है इसे क्या कहते हैं, आईवीएफ। और ये जो तकनीक प्रयोग हो रही है इस तकनीक को हम लोग परख नली शिशु भी कहते हैं। इस तकनीक को क्या कहते हैं, परख नली शिशु कहते हैं। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन था, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर में आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, तो इसे भी ध्यान से याद रखेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं कुछ एवं संचारित रोग या रजित रोग इन्हें कहते हैं, और इनको इंग्लिश में कहते हैं एसटीडी, एस फॉर सेक्सुअल, टी फॉर ट्रांसमिटेड, डी फॉर डिसीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। ये एसटीडी होते हैं। कुछ एसटीडी 1 से 2 मैं आपको बताऊंगा, जहां से पेपर में आने के चांसेस, जहां से क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं वो बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपसे पढ़वाऊंगा सिफिलिस के बारे में। सिफिलिस, इसको हिंदी में कहते हैं उपदंश। छोड़ दो हिंदी क्या लिखी, छोड़ो यार, सिफिलिस याद रखो। चाहे हिंदी और जो सिफिलिस को ऐसे बोर्ड के पेपर में सिफिलिस लिख कर दे देता, ऐसे सिफिलिस, उपदंश नहीं देगा, इंग्लिश को हिंदी में लिख कर देगा सिफिलिस, तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए आप याद क्या रखेंगे, सिफिलिस, चाहे हिंदी चाहे इंग्लिश सेम है। ठीक है, सिफिलिस देखो, ये रोग होता किससे है, जीवाणु जनित है, विषाणु जनित है, प्रोटोजोन के द्वारा होता है, कैसे होता है, ये सारी चीज़ें पूछा जा सकता है। क्योंकि एक क्वेश्चन जो है आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। क्या पूछा जाएगा, पहले इसकी डिफिनेशन पढ़ो। यह रोग ट्रिपोनेमा पैलिडम नामक जीवाणु द्वारा होता है, द्वारा फैलता है। यानी कि जो सिफिलिस रोग है ये ट्रिपोनेमा पैलिडम नामक एक जीवाणु है, एक बैक्टीरिया है, उसके द्वारा फैलता है। अब अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि सिफिलिस किसके द्वारा फैलता है या फिर किसके द्वारा फैलता है, तो आपको याद रख लेना है ट्रिपोनेमा पैलिडम के द्वारा फैलता है। या फिर थोड़ा इजी पूछ लिया जाए कि ये जो सिफिलिस जो है किस प्रकार का रोग है, विषाणु जनित है, जीवाणु जनित है, प्रोटोजोन के द्वारा होता है, कवक के द्वारा होता है, तो आप याद रख लेंगे वो बीजाणु जनित है। यानी कि विषाणु नहीं, जीवाणु को कहते हैं बैक्टीरिया, विषाणु को कहते हैं वायरस, यानी कि बैक्टीरिया जनित रोग है। ठीक है, अगर इसके थोड़े बहुत लक्षण की बात करें तो पुरुषों के में संक्रमण के 9 से 10 दिन के बाद पेनिस पर लाल रंग के दाने दिखाई देते हैं। ठीक है, 9 से 10 दिन के बाद संक्रमण हो जाता है, पेनिस पर लाल रंग के दाने दिखाई देते हैं। स्त्रियों में भी योनि पर लाल रंग के दाने दिखाई देते हैं, और यह 5 से 6 महीने बाद दाने पूरे शरीर पर फैल जाते हैं। 5 to 6 मंथ के बाद में ये दाने जो हैं वो पूरे शरीर पर फैल जाते हैं, आपको पता है। ठीक है, अगला देखो बच्चों, इसके हम उपयोग क्या, इसका उपचार कैसे कर सकते हैं। इस रोग के उपचार हेतु सामान्यतः टेट्रासाइक्लिन और पेनिसिलिन का उपयोग करते हैं। टेट्रासाइक्लिन और पेनिसिलिन का प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, अगला है ट्राइकोमोनियासिस। कौन सा है, ट्राइकोमोनियासिस है। अब ये ट्राइकोमोनियासिस जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखो यह रोग ट्राइकोमोनास वैजाइनलिस नामक प्रोटोजोन द्वारा होता है। सबसे पहले जो याद रखने की चीज़ है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि ट्राइकोमोनियासिस किसके द्वारा फैलता है, तो याद रख लेना ट्राइकोमोनियासिस वैजाइनलिस के द्वारा फैलता है। अगर पूछ लिया जाए ट्राइकोमोनियासिस किस प्रकार का रोग है, विषाणु जनित, जीवाणु जनित, प्रोटोजोन या कवक, तो ये जो है प्रोटोजोन द्वारा होता है। ठीक है, समझ गए, इतनी ये बेसिक चीज़ें। फिर बात आती है इसके कैरेक्टर क्या है, इसके लक्षण क्या हैं। तो देखो यह रोग पुरुषों के मूत्रमार्ग तथा स्त्रियों योनि का एक पोषदी परजीवी है, एक पोषदी परजीवी है। ठीक है, इसके संक्रमण से यौन पर सफ़ेद रंग का पानी, इनसे सफ़ेद रंग का पानी निकलता है, तथा पुरुषों में मूत्र त्याग के समय दर्द तथा मूत्रमार्ग में सूजन की शिकायत होती है। ठीक है, ये कुछ लक्षण हैं इसके बारे में। अगर इसके उपचार की बात करें तो इस रोग के उपचार के लिए ओरियोमाइसिन तथा टेरामाइसिन नामक प्रतिजैविक दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। इस रोग के उपचार के लिए ओरियोमाइसिन या फिर टेरामाइसिन नामक जो प्रतिजैविक दवाइयाँ होती हैं इनका यूज किया जाता है, इनका प्रयोग किया जाता है। समझ गए, ठीक है। अगला आपका है वंशागति क्या है, वंशागति क्या होता है बताओ। तो बच्चों याद रखो वंशागति क्या है, आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना आनुवंशिकी तथा इस प्रक्रिया को वंशागत कहते हैं। यानी कि जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं। आप अपने माता के कुछ समान दिख रहे हैं या फिर पिता के कुछ समान दिख रहे हैं, आपके कुछ कैरेक्टर आपके माता के समान है या फिर पिता के समान है, आपका ब्लड ग्रुप माता से मिल रहा है पिता से मिल रहा है, आपकी आंखें माता से मिल रही हैं पिता से मिल रही हैं, आपके शरीर का रंग जो है माता से मिल रहा है पिता से मिल रहा है। तो इस प्रकार के जो कैरेक्टर होते हैं माता या पिता के कैरेक्टर जो आप में आ रहे हैं, यानी कि ये जो कैरेक्टर है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं, इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है जाने को आनुवंशिकी कहते हैं तथा इस प्रक्रिया को हम वंशागत कहते हैं। ठीक है, यही चीज़ होती है।
सर्वप्रथम आनुवंशिक शब्द का प्रयोग जो किसने किया था, डब्ल्यू बेटसन ने किया था। क्वेश्चन आ सकता है। आनुवंशिकी शब्द के जनक किसे माना जाता है? अगर हम आनुवंशिकी के जनक की बात करें तो आनुवंशिकी का जनक जो माना जाता है वो ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी आपके बोर्ड के पेपर में आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इसे भी अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, अगला देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन है प्रभावी लक्षण क्या होते हैं। प्रभावी लक्षण क्या होते हैं आपको बताना है। प्रभावी लक्षण क्या होते हैं, अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन जो है बोर्ड के पेपर में पूछा जाता है। तो देखो बच्चों, जब दो तुलनात्मक लक्षणों वाले पौधों में संकरण कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में जो लक्षण अपना प्रभाव दिखा पाते हैं उन्हें प्रभावी लक्षण कहते हैं। समझो बच्चों, जब दो तुलनात्मक लक्षणों वाले पौधों में क्रॉस कराया जाएगा, संकरण कराया जाएगा, तो उनमें से जो पहली पीढ़ी में अपने लक्षण को प्रदर्शित कर पाएगा, अपने लक्षण को दिखा पाएगा, उसे हम प्रभावी लक्षण कहते हैं। अगर बच्चों हम एग्जाम्पल के थ्रू बात करें तो समझो कुछ इस प्रकार से, अगर हम बात करें, यहां पर कैपिटल टी था और ए आपका स्मॉल टी था। ए आपका बहुनापन है और कैपिटल टी आपका लंबापन है। कैपिटल टी आपका लंबापन है। इन दोनों के सबसे पहले हम युग्मक बनाएंगे, अलग अलग करेंगे इनको, कैपिटल टी और कैपिटल टी। इन दोनों की युग्मक बनाएंगे, इन दोनों को अलग अलग करेंगे, स्मॉल टी स्मॉल टी। अब जब दो तुलनात्मक लक्षणों वाले पौधे, अब ये देखो, ये तुलनात्मक लक्षण है, एक लंबापन है एक बहुनापन है, ठीक है, अलग अलग है, ठीक है। जब इनमें संकरण यानी कि क्रॉस कराया जा सकता है, इसका रिजल्ट आप बच्चों चेकर बोर्ड के माध्यम से भी निकाल सकते हैं, सेम निकलेगा। ठीक है, अब देखो, ए वाला कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ कर रहा है तो कैपिटल टी स्मॉल टी बन रहा है। ठीक है, अब यही कैपिटल टी फिर स्मॉल टी के साथ जा रहा है तो कैपिटल टी स्मॉल टी बन रहा है, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी बन रहा है, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी बन रहा है। यानी कि ये कैपिटल टी और स्मॉल टी बन रहा है। ये जो बच्चों कैपिटल टी और स्मॉल टी होता है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये लंबा पौधा होगा या फिर बौना पौधा होगा, ये बताओ, तो बच्चों याद रख लेना, ये पौधा जो है जब आप देखेंगे इसको तो ये लंबापन दिखाएगा, इसके लक्षण जो होंगे लंबे पौधे के समान दिखाई देंगे। ये पौधा जब दिखाई देगा ये लंबा दिखाई देगा। और लंबा अगर हम इसको कहें तो कैसा लंबा होगा, ये बच्चों आपका संकर लंबा होगा। ये कैसा लंबा होगा, शुद्ध लंबा नहीं होगा, ये संकर लंबा होगा। कैसा लंबा होगा, संकर लंबा होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो लंबापन है वो प्रभावी है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी पहली पीढ़ी में अपने प्रभाव को दिखा पाया है, तो यहाँ पर लंबापन जो है वो प्रभावी है। अगर यहीं पर पूछ लिया जाए अप्रभावी क्या होते हैं, तो जब दो तुलनात्मक लक्षण वाले पौधों में संकरण कराया जाता है तो जो लक्षण अपना F1 पीढ़ी में प्रदर्शन नहीं दिखा पाते हैं उन्हें अप्रभावी लक्षण कहते हैं। अब यहाँ पर आपसे कोई पूछ ले कि यहाँ पर बताओ कि अप्रभावी लक्षण कौन सा है, कि अप्रभावी लक्षण क्या है, बताओ। यानी कि अप्रभावी लक्षण कौन सा है, लंबापन है बौनापन है, बताओ। तो बच्चों यहाँ पर जो अप्रभावी है वो कौन है, बौनापन है। क्योंकि अगर जो पौधे बन रहे हैं वो बौने नहीं होंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी बन रहा है, ये पौधा कैसा होगा, ये पौधा जो है लंबा होगा, लंबे के समान दिखाई देगा, ये बौना है। यहाँ पर बौनापन अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पर बौनापन क्या है, अप्रभावी है। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे, ठीक है। यानी कि प्रभावी और अप्रभावी लक्षण की डिफिनेशन आपको बता दीजिएगा, ठीक है। अगला देखो, संकर क्या होते हैं। जब दो तुलनात्मक लक्षणों वाले पौधों में क्रॉस कराने पर उत्पन्न संतति जो होता है उसे संकर कहते हैं। ये बच्चे जो अभी हम लोगों ने डायग्राम देखा है संकर का ही है, हमने यहाँ पर आपको बताया भी था। ये कैसा लंबा बनेगा, संकर, तो ये संकर का ही डायग्राम है, ठीक। अगला है जीनोम पर टिप्पणी कीजिए। जीनोम पर टिप्पणी, अगुणित गुणसूत्रों के समुच्चय को हम ही जीनोम कहते हैं। छोटी छोटी परिभाषाएं एक नंबर में आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। जीन प्रारूप पर टिप्पणी कीजिए। जीन प्रारूप क्या होता समझो, जब किसी लक्षण की जीनी अभिव्यक्ति को, किसी भी लक्षण की जीनी अभिव्यक्ति को जीन प्रारूप कहते हैं। समझो बच्चों ध्यान से, जब समान लंबाई के लाल फूल वाले पौधों में का जीन प्रारूप कैपिटल आर होगा, यानी कि जो समान लंबाई के लाल पुष्प वाले पौधे हैं उनका जीन प्रारूप क्या होगा, लाल होगा, लाल वाले उनका कैपिटल आर होगा। जबकि विषम युग्मजी जीन का स्मॉल आर होगा, विषम युग्मजी का कैसा होगा, स्मॉल आर होगा। यानी कि बच्चों अगर हम यहाँ पर इस लंबे पौधे को ना देखें, हम इसमें देखें,
यहाँ पर लंबापन ए भी है और लंबापन ए भी है, दोनों लंबे हैं, समझ गए इस चीज को। बट ए जो है इसका जीनोटाइप समान है, ए शुद्ध लंबा है, इसका जीनोटाइप अलग है और इसका जीनोटाइप अलग है। इसका कैपिटल टी स्मॉल टी है जीनोटाइप, ए संकर लंबा है, विषम युग्मजी है। ए कैपिटल टी और कैपिटल टी है, ए लंबा है, ए समयुग्मजी है। यही चीज यहाँ पर कहने का प्रयास कर रहा है। इनके दोनों में लक्षण प्रारूप बेशक सेम है बट इन दोनों का जीनोटाइप अलग अलग है। समझ गए इस चीज को? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बच्चों। अब अगला हमारा क्वेश्चन है मेंडल के नियम, लॉ ऑफ मेंडल्स। मेंडल के जो नियम है, मेंडल ने अपने 3 नियम दिए थे। एक नियम था प्रभाविता का नियम, एक नियम था पृथक्करण का नियम और एक नियम था स्वतंत्र अभिवन का नियम। अगर बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो तीनों नियम इंपॉर्टेंट है। तो प्रभाविता का नियम भी इंपॉर्टेंट है, पृथक्करण का नियम भी इंपॉर्टेंट है और स्वतंत्र अभिवन का नियम भी इंपॉर्टेंट है। तो हम 1 बाय 1 करके सभी नियम, सभी रूल्स को पढ़ेंगे ताकि अगर ये रूल्स, ये नियम आपके बोर्ड के पेपर में आते हैं तो हम इनको अच्छे से लिख पाएंगे। प्रभाविता का नियम या लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी कि जो प्रभाविता का नियम है ये क्या है, समझो ध्यान से। प्रभाविता का नियम ही अभी हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, प्रभावी लक्षण के बारे में बात कर रहे थे। देखो, जब 2 विपरीत लक्षणों वाले पौधों में संकरण कराया जाता है तो जो लक्षण F1 पीढ़ी में यानी कि पहली पीढ़ी में अपने प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं उन्हें प्रभावी लक्षण कहते हैं। सही बात, ये तो हम पीछे भी देख चुके हैं और इसी नियम को प्रभाविता का नियम कहते हैं। तो F1 जब 2 तुलनात्मक लक्षणों वाले पौधों में संकरण कराया जाता है, तो जब तुलनात्मक लक्षणों वाले पौधों में संकरण कराया जाएगा तो जो लक्षण F1 पीढ़ी में अपने आप को प्रदर्शित कर पाते हैं, अपने प्रभाव को दिखा पाते हैं, उन्हें हम प्रभावी लक्षण कहते हैं। और प्रभावी लक्षण एक बन रहा है तथा एक नियम इन्होंने बना दिया, इसे ही इन्होंने प्रभाविता का नियम कह दिया। किसने? मेंडल ने। तो देखो, कैपिटल टी लंबापन था, बौनापन स्मॉल टी था, इनमें संकरण कराया, कैपिटल टी स्मॉल टी बने। ठीक है, अर्थात सभी पौधे संकर लंबे हैं, सभी पौधे लंबे तो हैं बट कैसे लंबे हैं? संकर लंबे हैं। और यहाँ पर बौनापन अप्रभावी है तथा लंबापन जो है प्रभावी है, क्योंकि यहाँ पर जो पौधे हैं सारे अगर आप इनको देखेंगे ये लंबा ही दिखाई देंगे, लंबे ही दिखाई देंगे। ठीक है, समझ गए इस चीज़ को। और मेंडल ने अपने जो पौधे, बेर बार बात हो रही किस पौधे पर किए थे बताओ? मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर किए थे? याद है आपको? नहीं याद है? बताओ प्लीज़ बच्चों, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए। तो याद रख लो कि मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर किए थे? मटर के पौधे पर किए थे। ठीक है, किस पौधे पर किए थे? मटर के पौधे पर। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया, यानी कि मेंडल का प्रभाविता का नियम क्या कहता है, समझ में आ गया। ठीक है, अगला देखो बच्चों, अगला नियम है पृथक्करण का नियम। प्रभाविता का नियम हो गया, अब हम बात करते हैं पृथक्करण का नियम। ये पृथक्करण का नियम प्रभाविता के नियम के आगे चलता है, वहाँ तक हो गई बात। फिर उससे आगे जो है पृथक्करण का नियम हमें बढ़ाता है। देखो, मेंडल ने कहा कि F1 पीढ़ी में संकर बनने पर दोनों जीन एक साथ आ जाते हैं। हाँ, कैपिटल टी वाला जीन और स्मॉल टी वाला जीन दोनों एक साथ आ गए हैं, सही बात। किंतु उनमें से कोई एक जीन ही अपने लक्षण को प्रकट कर पाता है। ठीक है, उनमें से कोई एक लक्षण ही है जो अपने आप को प्रदर्शित कर पाता। कौन सा वो था? लंबापन था। ठीक है, सही बात है, मान रहे हैं हम। जनन द्रव्य में दोनों कारक साथ साथ रहते हैं, ये बात सही है, क्योंकि कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों जनन द्रव्य जो होता है उसमें साथ साथ रहते हैं। ठीक है, और युग्मक बनने के समय एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अब बच्चों समझो, यहाँ पर एक कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, सपोज दैट इसके जब आप युग्मक बनाएंगे तो ऐसा तो है नहीं कैपिटल टी स्मॉल टी आप बना दें, स्मॉल टी बना दें कैपिटल टी, तो इनके जब युग्मक बनाएंगे एक कैपिटल टी बनेगा, एक स्मॉल टी बनेगा। यानी कि यहाँ पर एक जनन द्रव्य जो है यहाँ पर तो साथ साथ है, एक साथ है कैपिटल टी स्मॉल टी, बट जैसे ही हमने इनके युग्मक बनाए ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है और युग्मक बनने के समय एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, अर्थात 2 विपरीत लक्षणों को इस प्रकार एक दूसरे से पृथक हो जाने को मेंडल ने पृथक्करण का नियम कहा। समझ गए इस चीज़ को? आई होप को समझ में आना चाहिए आप सभी को। देखो, इसके यहाँ से समझो, एक कैपिटल टी स्मॉल टी संकर लंबा हमारा बन रहा था प्रभाविता के नियम में, मैं अभी दिखा रहा हूँ। मेंडल का नियम था, प्रभाविता का नियम अभी हम लोगों ने पढ़ा, इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी बन रहा है। ठीक है, इन्होंने कहा F1 पीढ़ी ये हो गई, F2 पीढ़ी ये होती है। ठीक है,
अब इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी को लिया, ये दोनों जन्म द्रव्य में साथ साथ रहते हैं, इनमें से कोई एक ही अपने आप को प्रदर्शित कर पा रहा लंबापन। अब इनका जब युग्मक बनेंगे तो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। तो इस प्रकार से दो लक्षणों का एक दूसरे से अलग हो जाने को ही मेंडल ने क्या किया, प्रभाविता का नियम का, पृथक्करण का नियम का। अब यहाँ पर जब हम संकरण करा रहे हैं दो पौधों को लेकर, तो इसमें शुद्ध लंबे भी कुछ बन रहे हैं, कुछ संकर लंबे भी बन रहे हैं और कुछ शुद्ध बौने भी बन रहे हैं। कुछ ऐसे भी लक्षण हैं जो F1 पीढ़ी में सबसे पहले थे, यानी कि लंबापन था, उसने भी अपने आप को दिखा दिया कि मैं भी कुछ हूँ, मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मैं भी अलग हो सकता हूँ। तो देखो बच्चों, इसका जो जीनोटाइप आएगा वो क्या आएगा, एक तो लंबा है, दो संकर लंबे हैं और एक शुद्ध बौना है। यानी कि जीनोटाइप देख इनकी अगर आंतरिक संरचना देखेंगे तो 1:2:1, 1 अनुपात में कौन लंबापन है, 2 अनुपात में कौन संकर लंबे हैं, संकर लंबे 2 हैं और 1 अनुपात में शुद्ध बौना। अगर फिनोटाइप यानी कि लक्षण प्रारूप की बात करें तो देखो संकर लंबे वाले ये भी लंबे दिखाई देंगे, ये शुद्ध लंबे वाले ये भी लंबे दिखाएंगे। यानी कि 1 2 3 पौधे तो आपको लंबे दिखाई देंगे, एक पौधा आपको बौना दिखाई देगा। यानी कि लक्षण प्रारूप आएगा 3:1। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब ये सारी चीज़ें मेंडल अपना बताते चले गए, कोई टेंशन नहीं इनको। अब अगर आप कोई अच्छा काम करते हैं तो आपकी टांग खींचने वाले जरूर मिल जाएंगे। एक अंकल हमारे और आए जिनका नाम था कॉल कॉरेंस। अभी मैं मेंडल के जो स्वतंत्र विवरण का नियम है उसे बता दूंगा, उसे अलग से बताऊंगा क्योंकि वो थोड़ा अलग से समझाने वाला चीज़ है, ठीक है। अब ये मेंडल अंकल जो थे वो कह गए कि ये प्रभाविता का नियम है, पृथक्करण का नियम है, स्वतंत्र विवरण का नियम है, सारी चीज़ें बता रहे थे। उसके उसी टाइम एक अंकल जी थे, उनके समझ में आया कि क्या मैं इनके नियम को खारिज कर सकता हूँ, इनके नियम का कोई अपवाद हो सकता है। तो उन्होंने दिया एक अपूर्ण प्रभाविता का नियम। इन्होंने प्रभाविता का नियम दिया, प्रभाविता का नियम दिया, इन्होंने उसमें जोड़ दिया अपूर्ण प्रभाविता, यानी कि अपूर्ण प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता, ठीक है। देखो अपूर्ण प्रभाविता क्या होती है, इन्होंने कहा कि आप जब दो संकर पौधे में संकरण करा रहे हैं, लंबापन बौनापन, तो कोई जरूरी लंबापन बौनापन बने, एक ऐसा बन जाए जो उसके बीच का हो, ना लंबा हो ना बौना हो, ऐसा नहीं हो सकता है। तो उन्होंने कहा हाँ अभी मैं देख रहा हूँ, मैं आपको अपने करके दिखा रहा हूँ। तो इन्होंने अपने भी प्रयोग कुछ किए और इन्होंने भी अपना सिद्ध किया, तो ये भी आज हम लोगों को पढ़ने को मिल रहे हैं। तो देखो अपूर्ण प्रभाविता का नियम, कभी कभी प्रभावी लक्षण का प्रदर्शन पूर्ण रूप से नहीं हो पाता। इन्होंने कहा कि कभी कभी क्या होता है, इन्होंने प्रयोग किया फिर अपनी परिभाषा दी। इन्होंने कहा कि कभी कभी प्रभावी लक्षणों का प्रदर्शन जो है वो पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है। तब क्या होता है, प्रभावी और अप्रभावी के बीच की बनती है, जो संतान बनती है वो प्रभावी और अप्रभावी के बीच की बनती है। इसे ही अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं और ये मेंडल के नियम का अपवाद है, और ये जो है मेंडल के नियम का अपवाद है। अभी मैं बताऊंगा कैसे बनता है सारी चीजें। अगर बच्चों आपसे बोर्ड के पेपर में पूछ लिया जाए, और ज़्यादातर क्वेश्चन आपको अति लघुत्तरी में देखने को मिलेगा, कहेगा कि किसी एक मेंडल के नियम का अपवाद लिखो, तो याद रख लेना, आप लिख देना अपूर्ण प्रभाविता, ठीक है। अगर बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाए कि अपूर्ण प्रभाविता की खोज किसने की थी, तो अपूर्ण प्रभाविता की खोज कॉर्ल कॉरेंस ने की थी। कब की थी, सन 1903 में की थी, 1903 में की, 1903 में की थी, ठीक है। अब बच्चों इसका एग्जाम्पल देखो किस पर की थी, इन्होंने अपने प्रयोग गुलवास, जिसका साइंटिफिक नेम होता है मेराविलिस जलापा, गुलवास का वैज्ञानिक नाम साइंटिफिक नेम मेराविलिस जलापा होता है, तो इन्होंने अपने प्रयोग मेराविलिस जलापा पर किए। इसमें लाल पुष्प वाले पौधे को कैपिटल आर से इन्होंने क्या किया, लाल जिस पौधे में लाल पुष्प आ रहे थे उसको कैपिटल आर से प्रदर्शित कर दिया, उसके बीज को, तथा सफ़ेद कुछ पुष्प थे उसको स्मॉल आर से लिखा, ठीक है। अब इनको प्रदर्शित किया, यानी कि कैपिटल आर और स्मॉल आर से प्रदर्शित किया। कैपिटल आर आपके लाल वाले हैं और स्मॉल आर आपके सफ़ेद वाले हैं, प्रदर्शित किया। तो F1 पीढ़ी में हमें जो पौधे प्राप्त हुए वो कैसे प्राप्त हुए, कैपिटल आर और स्मॉल आर, ठीक है। मेंडल के अकॉर्डिंग या तो इसमें लाल वालापन प्रभावी होना चाहिए था या सफ़ेद वाला, बट मेंडल के अनुसार लाल वाला ही प्रभावी होगा, ठीक है। बट यहाँ पर रिजल्ट कुछ अलग ही निकल कर आ गया। इसमें संकरण कराया कैपिटल आर और स्मॉल आर, इनके युग्मक बनाए। अब यहाँ पर बन रहा है कैपिटल आर और स्मॉल आर। जब इन्होंने देखा कि कैपिटल आर, और जब इन्हें सफ़ेद और लाल पुष्प वाले पौधों में संकरण कराया और जो पौधा बना उसमें इन्होंने देखा न लाल बनला न सफ़ेद बनला, उसमें पौधा जो फूल आ रहा है वो गुलाबी आ रहा है भाई। इन्होंने कहा ये क्या हो गया भाई, ना तो याद मेंडल के अनुसार या तो लाल आना चाहिए, सफ़ेद आना चाहिए था भाई, मेंडल के अनुसार तो यही होना चाहिए, बट यहाँ तो हम देख रहे हैं कि गुलाबी आ गया, ये क्या हुआ भाई।
तो इन्होंने कहा कि F1 पीढ़ी में प्राप्त पौधे में स्वपरागण होने दिया। इन्होंने कहा चलो ये जो प्राप्त हुए इनमें हम स्वपरागण दोबारा कराएंगे, स्वपरागण दोबारा कराएंगे। तो बच्चों ये मेंडल के नियम का एक अपवाद है, अपूर्ण प्रभाविता, जिसमें अगर हम लाल और सफ़ेद पुष्प वाले पौधों में संकरण कराएंगे तो जो अगला पुष्प बनेगा, अगला पौधा में जो पुष्प आएगा वो कैसा आएगा, गुलाबी आएगा। इन्होंने कहा चलो ठीक है हम एक बार और देख लेते हैं। इन्होंने कहा F1 पीढ़ी में स्वपरागण होने पर तो सेल्फ पोलिनेशन कराया इन्होंने, तो कैपिटल और स्मॉल आर गुलाबी पौधे बने थे उनके युग्मक अलग किए, उनमें संकरण कराया और उनके बीज को बो दिया। उनमें देखा गया जो पुष्प पौधे जमे पुष्प हुए तो उसमें कुछ तो लाल पुष्प वाले पौधे मिल गए, कुछ गुलाबी के मिल गए और कुछ सफ़ेद के मिल गए। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पर अगर हमसे कोई कहे कि इसका जीनोटाइप लिखो, जीनोटाइप, और आपसे कोई कहे कि फिनोटाइप लिखो, क्या लिखो, फिनोटाइप, यानी कि इसका लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप। तो बच्चों इसका जीनोटाइप क्या होगा, देखो एक शुद्ध लाल है, शुद्ध लाल है, ये गुलाबी है, ये सफ़ेद है, यानी कि एक तो आपका शुद्ध लाल बन रहा है, दो आपके गुलाबी बन रहे हैं तो 1:2 गुलाबी हो गए, एक आपका सफ़ेद बन रहा है तो 1:2 हो गया। अब अगर हम इससे कहें इसका फिनोटाइप क्या होगा, देखकर दूर में कैसे बताएंगे, तो इसका फिनोटाइप और जीनोटाइप समान रहेगा। समझ गए, जीनोटाइप फिनोटाइप देखेंगे तो दूर में पुष्प के कलर भी हमें ऐसे ही दिखाई देंगे। समझ गए इस चीज़ को, आई होप आपको समझ में आना चाहिए। तो ये था मेंडल के नियम का अपवाद, जिसे कहते हैं हम अपूर्ण प्रभाविता का नियम। समझ गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट है, मनुष्य में लिंग निर्धारण, जो ह्यूमन बॉडी है, मनुष्य है, इसमें हम लिंग निर्धारण कैसे करते हैं, समझो ध्यान से, क्योंकि मनुष्य में लिंग निर्धारण को लेकर क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि बोर्ड के पेपर में बार बार पूछे जा रहे हैं। लिंग निर्धारण को रिलेटेड क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा बोर्ड के पेपर में आ रहे हैं, ठीक है। मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे करते हैं, मनुष्य में लिंग निर्धारण XX और XY गुणसूत्र द्वारा होता है। मनुष्य में जो लिंग निर्धारण होता है वो XX और XY गुणसूत्रों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, XX और XY गुणसूत्रों के द्वारा होता है, ठीक है। जिसमें XX 44 प्लस XX मादा में देखे जाते हैं, 44 प्लस XY पुरुष में देखे। हमारे अंदर, मनुष्य के अंदर टोटल गुणसूत्र कितने होते हैं, 46 होते हैं, 40 होते हैं। उनमें से 44 जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये दैहिक गुणसूत्र होते हैं और 2 आपके लिंग गुणसूत्र होते हैं। या फिर आपको लिखा हुआ मिलेगा कि 22 जोड़ी दैहिक गुणसूत्र होते हैं और 1 जोड़ी आपके लिंग गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, अगर 22 प्लस XX तथा 22 प्लस XY ये 2 मिलते हैं तो आपका पुरुष बनता है। अब ये 2 मिलते हैं तो मादा बनती है। देखो ये मादा था और ये नर था, इन दोनों के युग्मक अलग किया, 44 प्लस XX आ जाएगा, X आएगा, 22 प्लस X आएगा, 22 प्लस X आएगा। इनमें अलग करेंगे तो 22 प्लस X 22 प्लस Y आएगा। जब इनमें संकरण होगा, क्रॉस होगा, तब क्या बनेगा, देखो इसमें 22 दूने 44 प्लस XX आ रहा है तो 44 प्लस XX हो गया। इसमें 22 प्लस X 22 प्लस XY है तो यहाँ पर 22 प्लस XY आ गया। यहाँ पर 22 प्लस XX मिल रहा है, यहाँ पर 44 प्लस XY हो रहा है। यानी कि 44 प्लस XX वाले तो आपकी मादा हैं, ये मादा हो गया, ये मादा हो गया। 44 प्लस XY वाले नर हैं तो एक नर ये, एक नर ये। यानी कि यहाँ पर 2 पुत्र बन रहे हैं, 2 पुत्री बन रहे हैं, 2 नर बन रहे हैं, 2 मादा बन रही है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम कहें कि पुत्र बनने के चांसेस कितने होते हैं, 50%। पुत्री बनने के चांसेस कितने होते हैं, 50%। यानी कि यहाँ पर क्या एक का दोष है कि पुत्र हो रहा है या पुत्री हो रही है। अगर यहाँ पर पुत्री बन रही है तो क्या फीमेल को आप दोष दे सकते हैं, नहीं, क्योंकि मेल के अंदर भी एक गुणसूत्र एक है, तो हम किसी एक को दोष नहीं दे सकते हैं। और एक क्वेश्चन आप अगर शायद बोर्ड एग्जाम 2023 या 22 का पेपर उठा के देखेंगे, उसमें क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में पूछा गया था कि बेटियां पैदा होने पर, पुत्री पैदा होने पर महिलाओं को दोष दिया जाता है, ये सही है या गलत है, आपको बताना था। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप ये वाला आरेख बनाएंगे, पूरी रामायण समझा देंगे कि महिलाओं को दोष नहीं दिया जा सकता क्योंकि पुरुषों में भी एक गुणसूत्र होता है। और जब हम इसका अब कुछ मत बोलना, बोलने से ज़्यादा आप करके दिखाना, ये डायग्राम बना देना, बता देना, 50% चांस होते हैं आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। कोई टेंशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आधा नंबर भी काटने की हिम्मत नहीं होगी एग्जामिनर की। समझ गए इस चीज़ को, ठीक है बच्चों। अगला देखो,
अगला हम बात करते हैं पक्षियों में लिंग निर्धारण। अब हमें बताना है कि पक्षियों में लिंग निर्धारण जो होता है वो कैसे होता है। तो देखो, पक्षियों में लिंग निर्धारण ZZ तथा ZW प्रकार का होता है। पक्षियों में जो लिंग निर्धारण होता है वो ZZ और ZW प्रकार का होता है, ठीक है। जिसमें समयुग्मजी जो होता है ZZ होता है वो होता है नर, तथा मादा जो होती है ZW यानी कि विषमयुग्मजी होती है। इसमें नर जो होता है समयुग्मजी होता है और मादा जो होती है विषमयुग्मजी होता है, ठीक है। इस प्रकार से इनके युग्मक अलग किए जाते हैं। ZZ अलग ZZ बनाएंगे, इसका युग्मक बनाएंगे तो एक Z बन जाएगा, इसके ZW बन जाएंगे, ठीक है। ये नर है, एक मादा है। अब इनमें संकरण कराया जाएगा, क्रॉस कराया जाएगा। जब इसमें संकरण या जब क्रॉस कराया जाएगा, जब इसमें फर्टिलाइजेशन होगा तो यहाँ पर भी 50% चांस रहते हैं नर बनने के और 50% चांस रहते हैं मादा बनने के। समझ गए इस चीज़ को। तो पक्षियों में जो लिंग निर्धारण को लेकर टॉपिक है, एक क्वेश्चन भी बोर्ड के पेपर में आप अगर देखेंगे तो कई बार आ चुका है। तो पक्षियों में लिंग निर्धारण कैसे होता है एक क्वेश्चन भी आपको बता दिया गया है, तो इसे भी आप ध्यान से समझ लेना, पढ़ लेना, ताकि अगर ये बोर्ड के पेपर में आता है तो आप इसे भी अच्छे से लिख पाएंगे। समझ गए। अगला देखो, अगला आपका टॉपिक है जो मधुमक्खियाँ होती हैं, इन मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण। मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण कैसे करते हैं इस पर भी ध्यान से समझो। देखो, मधुमक्खियों में गुणसूत्रों की संख्या 32 होती है। जो मधुमक्खी होती हैं, इन मधुमक्खियों में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 32 होती है, 32 होती है। जबकि या फिर किंतु नर यानी कि ड्रोन मधुमक्खी में गुणसूत्रों की संख्या 16 होती है, 16 होती है। वहीं पर जो ड्रोन या नर मधुमक्खी होती है उसमें इसकी गुणसूत्रों की संख्या का नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो 16 होते हैं, 16 होते हैं। ऐसा क्यों होता है बताओ। अगर हम एक नॉर्मल बात करें तो मधुमक्खियों में गुणसूत्रों की संख्या हम कहते हैं 32 होती है, वहीं पर अगर नर यानी कि ड्रोन की बात करें तो वहां पर हम कहते हैं 16 होती है। यानी कि इसके हाफ क्यों होती है। तो देखो क्यों होती है। श्रमिक मधुमक्खी और रानी मधुमक्खी निषेचित अंडे से बनती है। श्रमिक और रानी मधुमक्खी जो बनती है वो निषेचित अंडे से बनती है, यानी कि फर्टिलाइज्ड एग से बनती है। जबकि ड्रोन यानी कि नर मधुमक्खी अनिषेचित अंडे से बनती है। वहीं पर ड्रोन जो होती है, ड्रोन या नर मधुमक्खी होती है वो किससे बनती है, अनिषेचित अंडे से बनती है। किससे, अनिषेचित अंडे से। देखो, ये ड्रोन थी जिसमें 16 गुणसूत्र थे, ये श्रमिक थी जिसमें 22 गुणसूत्र थे। इसमें माइटोसिस होगा और इसमें मियोसिस होगा, यानी कि माइटोसिस यानी कि समसूत्री विभाजन, मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन। जब इसमें समसूत्री होगा तो 16 के 16 आ जाएंगे, अर्धसूत्री होगा तो इसमें आधे आ जाएंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर युग्मक बन गए, इनमें जब फर्टिलाइजेशन होगा, जब इससे फर्टिलाइजेस्ट होगा तो यहाँ पर एक निषेचन होगा तो 32 कोष की स्टेज आ जाएगी, 16 ये 32 हो जाएंगे। फर्टिलाइजेशन होगा तो यहाँ से मिलकर रानी मधुमक्खी का निर्माण होगा या फिर श्रमिक मधुमक्खी का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, श्रमिक मधुमक्खी का या फिर रानी मधुमक्खी का। वहीं पर जो अनिषेचित अंडा जो रानी मधुमक्खी से अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा बना है, इसी में डेवलपमेंट हो जाएगा, अनिषेचित अंडा बच गया और इसी से ड्रोन यानी कि नर मधुमक्खी का निर्माण हो जाता है। अनिषेचित अंडे से ड्रोन या नर मधुमक्खी का निर्माण होता है। तो नर यानी कि ड्रोन जो होता है उसका निर्माण इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं 16 होते हैं और इसका निर्माण अनिषेचित अंडे से होता है। समझ गए। यानी कि मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण को लेकर भी बोर्ड के पेपर में कई बार पूछा गया है। तो अगर आप बोर्ड एग्जाम में आता है तो आप इसको अच्छे से लिख कर आएंगे। समझ गए। कोई क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ बच्चों तुरंत आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा। ठीक है, समझ गए। अगला देखो बच्चों, अगला टॉपिक आपका क्या है। ठीक है बच्चों, अगला आपका क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन जो है बोर्ड के पेपर में आप देखते हैं तो 1 से 2 कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को समझ लो ताकि अगर एक क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में आपसे पूछे जा रहे हैं तो आप इनको तैयार कर लें। देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या है, अगर पुत्र का रक्त समूह V या AB है, अगर किसी भी बेटे का, किसी बाप के बेटे का जो है रक्त समूह है, ब्लड ग्रुप जो है B या फिर AB है, ठीक है, तो माता पिता का जीनोटाइप क्या है। तो माता पिता का जीनोटाइप बताओ। अगर बेटे का ब्लड ग्रुप B या फिर AB है तो उनके माता पिता का जीनोटाइप बताओ। तो V और AB इनमें हमने इनके युग्मक बनाए। IVV बनेगा क्योंकि ये समयुग्मजी है, जब कुछ नहीं कहता तो हम उसे समयुग्मजी मानते हैं। IV बनेगा। ठीक है, जब इनमें क्रॉस होगा, संकरण कराएंगे हम, तो देखो यहाँ पर I
ए बन रहा है और आई वी बन रहा है, यहाँ पर आई वी भी बन रहा है, आई ए और आई वी भी बन रहा है। तो यहाँ पर माता का जीनोटाइप आई वी वी आई ए वी होगा और पिता का जीनोटाइप आई वी वी होगा। ठीक है, तो जीनोटाइप इस प्रकार से हम इसका क्लियर करते हैं, समझ गए। ठीक है, अब देखो अगला है विषम युग्मजी बी रक्त समूह वाले पिता। विषम युग्मजी बी रक्त समूह वाले पिता, विषम युग्मजी वाले वी रक्त समूह वाले पिता तथा समयुग्मजी ए रक्त वाले वर्ग वाली माता का जीनोटाइप लिखिए, इनका जीनोटाइप लिखिए तथा संतानों की रुधिर वर्ग क्या है, संतानों में जो ब्लड ग्रुप का समूह होगा वो क्या होगा। तो देखो बच्चों, विषम युग्मजी रक्त समूह वाले पिता यानी कि पिता जो हैं, यानी कि जो नर है वो विषम युग्मजी है। विषम युग्मजी का मतलब वो एक आई एक जीरो रहता है, तो आई वी और आई जीरो, ये विषम युग्मजी होगा। वहीं पर कह रहा है समयुग्मजी रक्त समूह, ए रक्त समूह समयुग्मजी होगा जब इनमें संकरण यानी कि क्रॉस कराया जा सकता है। एक क्रॉस आप इस तरीके से करा सकते हैं, आप चेकर बोर्ड के माध्यम से भी करा सकते हैं, दोनों में आंसर आपका सेम आएगा, रिजल्ट आपका सेम निकलेगा। ठीक है, तो देखो इनमें जब क्रॉस हो रहा है तो हम देख रहे हैं आई ए आई वी के बन रहे हैं, आई वी भी बन रहे हैं, आई ओ आई जीरो बन रहे हैं। ठीक है, तो हम देख रहे हैं दो संतानों का ब्लड ग्रुप तो आई ए बी ब्लड ग्रुप वाला रहेगा रक्त समूह वाली, तथा दो संतानें ए रक्त समूह वाली रहेंगी और वो एक रक्त समूह कैसा होगा, विषम युग्मज, क्योंकि आई जीरो है। तो इसमें जो संतानें बनेंगी हो सकता है 50% चांस उनमें ए बी रक्त समूह आ जाए, हो सकता है ए ब्लड ग्रुप आ जाए विषम युग्मज। समझ गए इस चीज को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, दैहिक गुणसूत्रों में व्यतिकरण से उत्पन्न होने वाले सिंड्रोम। दैहिक गुणसूत्र जो होते हैं 44 जो गुणसूत्र होते हैं उनमें व्यतिकरण से उत्पन्न होने वाले सिंड्रोम यानी कि जिनको हम रोग भी कह सकते हैं। ठीक है, तो देखो दैहिक गुणसूत्रों में व्यतिकरण से कौन कौन से सिंड्रोम उत्पन्न हो सकते हैं उनके बारे में। पहला सिंड्रोम है डाउन सिंड्रोम, पहला है डाउन सिंड्रोम। देखो अब यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बन सकता है, समझो ध्यान से। डाउन सिंड्रोम की खोज जॉन लैकडाक डाउन ने की थी। अब एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि डाउन सिंड्रोम की खोज किसने की थी, जॉन लैकडाक डाउन ने की थी। ठीक है, ये सिंड्रोम गुणसूत्रों की 21वीं जोड़ी पर ट्राइसोमी के कारण उत्पन्न होता है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है ट्राइसोमी के कारण। ठीक है, सपोज दैट अगर मान लो इस प्रकार से दो गुणसूत्र, ये दो गुणसूत्र थे, एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया, यहाँ पर ट्राइसोमी पाया जाएगा, एक गुणसूत्र और आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, वेणा में आ जाएगा, कैसे भी आ सकता है। ट्राइसोमी यानी कि जहाँ पर 46 होते हैं वहाँ पर टोटल 47 हो जाएंगे, यानी कि दैहिक गुणसूत्र 44 होते हैं, वहाँ पर दैहिक गुणसूत्रों की संख्या 45 हो जाएगी। देखो अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक तो बन सकता है डाउन सिंड्रोम की खोज किसने की। ठीक है, खोज पर क्वेश्चन बहुत कम, रेयर केस होता है कि इस पर बन जाए। यहाँ पर जो क्वेश्चन बन सकता है कि डाउन सिंड्रोम दैहिक गुणसूत्रों की कौन सी जोड़ी पर पाया जा सकता है, तो ये जो डाउन सिंड्रोम पाया जाता है वो आपकी दैहिक गुणसूत्रों की 21वीं जोड़ी पर पाया जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये बन गया। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो जो डाउन सिंड्रोम होता है इसमें बच्चों गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। ठीक है, दो क्वेश्चन हो गए। या क्वेश्चन बन सकता है कि डाउन सिंड्रोम में ट्राइसोमी पाई जाती है, मोनोसोमी पाई जाती है, क्या होता है, तो बच्चों डाउन सिंड्रोम में ट्राइसोमी पाई जाती है। ठीक है, अगर बोर्ड एग्जाम में डाउन सिंड्रोम ना कहे और कह दे किस सिंड्रोम में 21वीं जोड़ी पर गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है, या कहे कि किस सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या 21वीं जोड़ी पर ट्राइसोमी पाई जाती है, कि 21वीं जोड़ी पर ट्राइसोमी पाया जाता है, तब भी आप समझ लेना वो डाउन सिंड्रोम की बात कर रहा है, क्योंकि घुमा के पूछ सकता है। ठीक है, अगर हम इसके कुछ लक्षण की बात करें तो सिर गोल होगा, गर्दन मोटी होगी, जीभ मोटी होगी, उंगलियां ठूठेदार होंगी, तथा इस सिंड्रोम में जो जननांग होते हैं वो सामान्य होते हैं, लेकिन पुरुष जो होते नपुंसक हैं। ठीक है, अगला सिंड्रोम है आपका एडवर्ड सिंड्रोम। ठीक है, इस सिंड्रोम की खोज J.H. एडवर्ड ने की थी। इसमें 18वीं जोड़ी पर ट्राइसोमी पाई जाती है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या 47 होती है। अब देखो एडवर्ड सिंड्रोम से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आएगा, पूछ लेगा कि एडवर्ड सिंड्रोम किस जोड़ी पर पाया जाता है, तो
एडवर्ड सिंड्रोम 21वीं जोड़ी 18वीं जोड़ी पर पाया जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, एडवर्ड सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो एडवर्ड सिंड्रोम में भी गुणसूत्रों की संख्या 47 रहती है। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए कि एडवर्ड सिंड्रोम में ट्राइसोमी पाई जाती है या मोनोसोमी, तो एडवर्ड सिंड्रोम में भी ट्राइसोमी पाई जाती है। ठीक है, अब देखो, अब हार्ड लेवल का क्वेश्चन कैसे आएगा कि 18वीं जोड़ी पर ट्राइसोमी किस सिंड्रोम में पाई जाती है? 18वीं जोड़ी पर ट्राइसोमी किस सिंड्रोम में पाई जाती है? तो याद रख लेना, वो सिंड्रोम है एडवर्ड सिंड्रोम, यानी कि वो घुमाकर भी कभी कभी पूछ देता है। ठीक है, इस सिंड्रोम में जो ब्रेन होता है, दिमाग होता है, वो अल्प विकसित होता है। ठीक है, अगला है पटाऊ सिंड्रोम। क्या सिंड्रोम है? पटाऊ सिंड्रोम। ठीक है, इस सिंड्रोम की खोज के पटाऊ ने की थी। 13वीं जोड़ी पर ट्राइसोमी के कारण उत्पन्न होता है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या 47 होती है। ठीक है, ये जो पटाऊ सिंड्रोम है, ये भी यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं कि 13वीं जोड़ी पर उत्पन्न होता है। इसके जोड़ी की संख्या कौन सी है? 13वीं। इसमें ट्राइसोमी, मोनोसोमी, ट्राइसोमी, गुणसूत्रों की संख्या 47। ठीक है, आ सकता है वही घुमा के पूछेगा 13वीं जोड़ी पर ट्राइसोमी किस सिंड्रोम में पाई जाती है? पटाऊ सिंड्रोम में। अगर इसके कुछ लक्षण की बात करें तो ऊपरी ओंठ जो है फटा हुआ होता है तथा कम सुनाई देता है। इसमें अंग विकृतिपूर्ण होते हैं, यानी कि अगर हम बात करें ऊपरी ओंठ जो होता है वो फटा हुआ होगा, आपने देखा होगा, और साथ साथ कम सुनाई भी देता है, और इसके जो अंग होते हैं वो विकृतिपूर्ण, अगर फटा हुआ है तो अंग विकृतिपूर्ण होंगे। ठीक, अगला और लास्ट हमारा सिंड्रोम है क्राइडू-चैट। क्राइडू-चैट सिंड्रोम, ये सिंड्रोम भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता रहता है। देखो, इस सिंड्रोम की खोज J.H. लेग्यून ने की थी। इस सिंड्रोम में 5वीं जोड़ी पर गुणसूत्रों की संख्या का एक भुजा का विलोपन हो जाता है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या की एक भुजा का विलोपन, जैसे सपोज डेट बच्चों, ये आपके गुणसूत्र है, ये आपका गुणसूत्र का चित्र है, इसमें एक भुजा का विलोपन हो जाएगा। ए भुजा है, इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पर एक भुजा का क्या होता है? विलोपन हो जाता है। ठीक है, अतः इसमें मोनोसोमी, भुजा का विलोपन हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर मोनोसोमी पाई जाती है, या कम हो जाता तब भी मोनोसोमी कहते हैं। इसमें गुणसूत्रों की संख्या 46, यानी कि 46 होती है, 46 ही रहती है। इसे बिल्ली की म्याऊ सिंड्रोम भी कहते हैं। इस क्राइडू-चैट सिंड्रोम को हम बिल्ली की म्याऊ सिंड्रोम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बिल्ली की म्याऊ सिंड्रोम भी इसे हम कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कहे कि क्राइडू-चैट में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो आप कहेंगे क्राइडू-चैट में गुणसूत्रों की संख्या 47 ही रहती है, 46 ही रहती है। अगर एक क्राइडू-चैट किस जोड़ी पर पाया जाता है? तो एक गुणसूत्रों की 5वीं जोड़ी पर पाया जाता है। इसमें ट्राइसोमी होती है या मोनोसोमी? तो इसमें मोनोसोमी पाई जाती है। और मोनोसोमी का होता है कम, मोनोसोमी का मतलब होता है कम होना, बट यहाँ पर कम नहीं होती, बट एक भुजा का विलोपन हो जाता, तो इसीलिए कहते हैं इसमें मोनोसोमी पाई जाती है। ठीक है, अगला है, इसमें नवजात शिशु बिल्ली की तरह रोता है। इसका जो नवजात शिशु होता है वो बिल्ली की तरह रोता है और ज़्यादा समय तक जीवित भी नहीं रहता है, याद रख लेना। समझ गए बच्चों? तो ये तो जो थे कुछ दैहिक गुणसूत्रों में व्यतिकरण से उत्पन्न होने वाले रोग, यानी कि सिंड्रोम्स थे। ऐसे ही दैहिक गुणसूत्रों में उत्पन्न होने वाले ये थे। अगर कहीं पर जो लिंग गुणसूत्र होते हैं उसमें भी कुछ उत्पन्न हो सकते हैं, तो उनको बात करते हैं। तो लिंग गुणसूत्रों में व्यतिकरण से उत्पन्न होने वाले विकार या सिंड्रोम, देखो इसमें सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। इसमें दो ही पढ़ेंगे, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम और आपका टार्नर सिंड्रोम। ठीक है, देखो सबसे पहला है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। देखो, इस सिंड्रोम की खोज डॉक्टर हेनरी क्लाइनफिल्टर ने पुरुषों में की थी। इस सिंड्रोम की जो खोज है डॉक्टर हेनरी क्लाइनफिल्टर ने की थी, वो भी किसमें की थी? मेल में की थी, पुरुषों में की थी। ठीक है, ये लिंग गुणसूत्रों की ट्राइसोमी के कारण उत्पन्न होता है। ये लिंग गुणसूत्रों में ट्राइसोमी के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, अतः गुणसूत्रों की संख्या इसमें भी ट्राइसोमी, इसका मतलब बढ़ रहा है, 47 हो जाती है। ठीक है, होता क्या? देखो पुरुषों में XY गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, बट यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या X, यहाँ पर एक X गुणसूत्र जो है एक्स्ट्रा आ जाता है। अब अगर X गुणसूत्र स्त्री एक्स्ट्रा आ जाए तो इसमें पुरुष व स्त्री जैसे लक्षण प्रकट होते हैं। इसमें क्या होता है? मिक्सअप लक्षण प्रकट हो जाते हैं। कुछ ऐसे भी लक्षण हो जाते हैं जो स्त्रियों के लक्षण हैं वो पुरुषों में भी आ जाते हैं। तो इसमें क्या होती है? ट्राइसोमी पाई जाती है। ए लिंग गुणसूत्रों में व्यतिकरण से उत्पन्न होने वाला रोग है कौन? क्लाइनफिल्टर। इसमें गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है, ट्राइसोमी पाया जाता है, एक X गुणसूत्र एक्स्ट्रा आ जाता है।
तो ये तो है आपकी ट्राइसोमी। अब हम बात करते हैं, सॉरी, ट्राइसोमी इसमें पाई जाती है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में। और एक सिंड्रोम और होता है जिसको हम कहते हैं टार्नर सिंड्रोम। क्या कहते हैं इसको? टार्नर सिंड्रोम। देखो, ये सिंड्रोम केवल स्त्रियों में पाया जाता है। ये सिंड्रोम जो है केवल किस में पाया जाता है? स्त्रियों में पाया जाता है। ठीक है, होने वाला विकार है। इसकी खोज डॉक्टर हेनरी टार्नर ने की थी। इसमें गुणसूत्रों में मोनोसोमी, इसमें गुणसूत्रों में क्या पाई जाती है? मोनोसोमी पाई जाती है। अर्थात गुणसूत्र 44+X0, यहाँ पर XX होना चाहिए ना, 44+X0 यानी कि 44C और 1A 45C। इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? 45 हो जाती है। और इस सिंड्रोम में जो जननांग होते हैं उनका विकास नहीं होता है। जो फीमेल में, क्योंकि रोग सिर्फ फीमेल में पाया जाता है, तो फीमेल में जननांगों का विकास नहीं होगा, जननांगों का डेवलपमेंट नहीं होता है। ठीक है, इस चीज़ को आप समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं? तो यहाँ पर अगर टार्नर सिंड्रोम में कहे कि गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो आपको याद रख लेना है 44 और एक लिंग गुणसूत्र होता है 45 होती है सिर्फ। यहाँ पर पाई जाती है मोनोसोमी। अब बच्चों यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे आएगा, देखो ऊपर कहेगा टार्नर सिंड्रोम, टार्नर सिंड्रोम ऑप्शन ए 44+XX/, दूसरा ऑप्शन 44+XX, तीसरा ऑप्शन 44+XY, चौथा ऑप्शन 44+X0। इसमें कौन है जो टार्नर सिंड्रोम को प्रदर्शित कर रहा है? ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसमें से कौन है? क्योंकि इसमें हो रहे हैं 44+X0 यानी कि मोनोसोमी पाई जा रही है। इसका अगर हम बात करें तो विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसी में सेम विकल्प के साथ टार्नर सिंड्रोम को लेकर ना आ जाए और वो कह दे क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम्स, और कह दे, और यही सेम विकल्प के साथ आपको उतार दे, कहे बताओ इसमें क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम को कौन प्रदर्शित कर रहा है? क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में एक X गुणसूत्र एक्स्ट्रा आ जाता है पुरुषों में, तो XX/XX हो जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? पहला वाला विकल्प सही हो जाएगा क्लाइनफिल्टर के लिए। तो इस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। समझ लेना, समझ कर आप पढ़ोगे, समझते हुए चलोगे, तो आप हर एक क्वेश्चन को किसी भी प्रकार से किसी तरह भी घुमाकर पूछ ले, आप उसको कर ले जाओगे। अगर आपके टॉपिक या डाउट क्लियर नहीं होंगे, आप नहीं कर पाओगे। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो तक हम इतना ही पढ़ेंगे। इससे आगे भी बहुत सारे क्वेश्चंस बकाया हैं, उनको भी मैं जल्द ही पढ़ाने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 2 दे देंगे, क्योंकि वीडियो 1 हॉर्स प्लस हो चुका है, तो डाटा भी ज़्यादा लगता है, उतना डाटा भी मेरे पास नहीं रहता। तो प्लीज़ बच्चों, डाटा का इशू है, इस वजह से आपको 2 से 3 घंटे का लेक्चर नहीं मिल पाएगा। मैं कोशिश करूंगा अगला लेक्चर में पूरी बुक लगभग 1/3 खत्म हो गया, अगला लेक्चर लगभग 2 घंटे का दे देंगे आपको, उसमें पूरा फिनिश कर देंगे। तो प्लीज़ बच्चों, आप अगर दूसरा वाला लेक्चर देखना चाहते हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा, तो प्लीज़ करके रख लेना। मैं वैसे भी नहीं, आप देखते मैं किसी भी वीडियो में आपसे सब्सक्राइब करके नहीं कहता हूँ, मैं उस वीडियो में कहता हूँ जिससे लगता है कि हाँ आपको करना चाहिए, क्योंकि नीड है आपको। क्योंकि अगर आप नहीं करके रखेंगे तो मैं वीडियो अपलोड करूँगा, आपको नई नोटिफिकेशन मिल पाएगा। तो अगर नोटिफिकेशन आपको चाहिए, आप पढ़ना चाहते हैं, एक्चुअल में पढ़ना चाहते हैं और मुझे पढ़ाना है, तो आप सब्सक्राइब करके रख लेना। आपका काम नहीं हो रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ उसमें। बट अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको बेनिफिट हो रहा है, तो सब्सक्राइब करके रखिएगा। और जो कुछ भी आपसे कमेंट करने को कहा गया है, उन चीज़ों पर कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई विल टेक नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।